Yes, dear students, and after check what do you learn, what did you learn के बाद हम बात करनी है शॉर्ट क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इन विच जिसके अंदर हम बात करेंगे व्हाट ऑन व्हाट ग्राउंड्स इट इज सेड, किस तरह से हम कह सकते हैं, किस बेस पे हम कह सकते हैं द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की जो ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है, विकास जो है टुक प्लेस वो हुआ इन एन इवोल्यूशनरी मैनर, कि क्रांतिकारी ढंग से विकास हुआ। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ साइंटिस्ट जो है बिलीव दैट, जो वैज्ञानिक का विश्वास करते हैं दैट की द ह्यूमन डेवलप्ड, जो मानव का जो विकास हुआ है इन एन एवोल्यूशनरी मैनर्स, वो क्रांतिकारी ढंग से हुआ है। मैनी स्पीसीज जो है, जो बहुत सारी प्रजातियां हैं ऑफ ह्यूमन, जो मानव की इमर्गड एंड देन बिकेम एक्सिस्ट, मतलब बहुत सारी प्रजातियां जो है वो बनती रही हैं और उनका जो एक्सिस्टेंट मतलब कि उनका जो है लुप्त भी हुई है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स, क्योंकि लाखों साल लग गए। तो लाखों साल की प्रोसेस के कारण, प्रक्रिया के कारण जो है जो मॉडर्न ह्यूमन जो है, जो आधुनिक जो मानव है वो तैयार हुआ है, वो बना है, ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। वी गेट एविडेंस ऑफ दिस प्रोसेस, हमारे पास इस प्रक्रिया के, क्योंकि लाखों साल की प्रक्रिया थी, तो हमारे पास जो है इस प्रक्रिया के जो है बहुत सारे एविडेंस भी हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। तो जो जो मिनिमम जो इम्पोर्टेंट जो एविडेंस है इस प्रोसेस का, वो है फॉसिल्स, जो जीवाश्म है ऑफ दीज स्पीसीज ऑफ ह्यूमन विच हैव नाउ बिकम एक्सिस्ट, यहाँ तक कि जो ईंधन है, सॉरी जो फॉसिल है, जो जीवाश्म है, वो इनका एविडेंस के रूप में रहा है, जो अब लगभग जो है वो एक्सिस्ट होता रहा है, जो लुप्त हो रहा है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल फीचर, जो उस तरह के मानव के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो फिजिकल फीचर थी, जो विशेषताएं थी, वो अलग अलग थी। Their period can be determined by direct chemical analysis, उनके पीरियड्स का मतलब किस टाइम में किस ह्यूमन प्रजाति जो रही, उसका डेवलपमेंट हुई, तो उनके बीच में जो पीरियड टाइम जो रहा या प्रोसेसेस जो रही, जो डिफरेंसेस रहे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है देयर पीरियड जो है कैन बी डिटरमाइंड, उन पीरियड्स को अलग अलग किया जा सकता है केमिकल एनालिसिस के द्वारा, जो रासायनिक विश्लेषण के द्वारा, और इनडायरेक्ट बाय डेटिंग सेडिमेंट्स, या फिर जो जीवाश्म मिले हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट देकर उनको जो है एनालाइज किया जा सकता है। इनमें जिसके अंदर देवर बरिड, जिस टाइम के दौरान वो दफन हुए, चट्टानों के नीचे दब गए, समुद्र के नीचे दब गए। फॉर दिस, इसके लिए जो है इट इज क्लियर, ये हमारे लिए साफ हो जाता है दैट की दीस स्पीसीज जो है सर्वाइव्ड एट डिफरेंट टाइम्स। इससे हमें पता चलता है, उनका अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि ये जो स्पीसीज थी सर्वाइव ये रही, डिफरेंट टाइम्स तक रही। देयर फिजिकल फीचर, उनकी जो शारीरिक जो विशेषताएं हैं, कीप ऑन चेंजिंग, वो बदलती रही। एंड दस मॉडर्न जो ह्यूमन जो है केम इनटू बीइंग्स, और इस तरह से मॉडर्न ह्यूमन जो है वो उसका जो विकास हुआ। अगर हम डिटेल में बात करें या फिर हम अगर पास्ट की बात करें, तो जैसे हमें टीचर जो है क्लास के अंदर बताते हैं कि सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन आता है, कि कॉमन सा क्वेश्चन आता है, पहले अंडा आया या मुर्गी आई, और जो फैक्ट है वो ये आता है कि सबसे पहले जो जीवन का विकास जो है वो समुद्र के अंदर मतलब कि पानी के अंदर हुआ था, और धीरे धीरे जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन धीरे धीरे जो है जो छोटे जानवर थे उनको उन्होंने अलग तरह का खाना खाया, या फिर उन्होंने अलग तरह की सिचुएशन के अंदर गए और उनके अंदर जो है फिजिकल जो चेंजेस आए, धीरे धीरे उनके अंदर जो है पंख आए। उसके बाद धीरे धीरे उन जो समुद्र के अंदर वाले जो जानवर थे उन्होंने किसी कारणवश जो है बाहर आना हुआ, उनका जो शरीर है वो भी इस तरह का डेवलप्ड हो गया। तो हम एक लंबी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। इसी तरह की प्रक्रिया जो है जो ह्यूमन के साथ हुई, और विभिन्न तरह की प्रोसेस के द्वारा जो है जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो है केम इनटू बीइंग, वो अपने अस्तित्व में आया। What is made by the primates? यहाँ पे हम अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप की बात करें तो वहां पे 1 to 16 दे रखे हैं। तो 1 to 16 के अंदर जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो बनता है, जो मेन पॉइंट इसका प्राइमेट्स क्या थे, सॉरी व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज मीन बाय प्राइमेट्स का मतलब क्या है, और राइट देयर मेन फीचर, उनकी विशेषताएं बताइए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्राइमेट्स है वो होता है जो नर मानव थे, ऐसे मानव जो ऐसे नर मतलब जीव जंतु जो आगे जाके जो है मानव का उन्होंने रूप धारण किया। तो वो नर मानव को वानर जो थे वो कौन से थे, तो सब ग्रुप ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स थे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, उनका एक ग्रुप जो था, उनकी एक जो प्रजाति थी आर प्राइमेट्स, वो प्राइमेट्स ग्रुप में तब्दील हुई, चेंज हुई। दिस ग्रुप इंक्लूड, इसके अंदर जो एप्स जैसे वानर वगैरह, मंकी वगैरह, बंदर वगैरह और ह्यूमन, वो तीनों ही इसके अंदर इंक्लूड थे। प्राइमेट्स के अंदर तीनों इंक्लूड थे। मेन फीचर जो है ऑफ दिस ग्रुप, इस जो ये एक जो ग्रुप था इसकी जो विशेषता थी वो कुछ इसके अंदर जो फीचर थी वो निम्नलिखित थी। नंबर 1 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, इस तरह की जो प्रजाति थी जिसके अंदर एप्स, मंकी और ह्यूमन बीइंग आए शामिल थे, तो इनके जो शरीर था उनके ऊपर बाल थे। दे हैव लार्ज गेस्टेशन पीरियड ऑफ द फ्लोइंग बर्थ एंड दे हैव लार्ज लॉन्ग
गेस्टेशन पीरियड, फ्लोइंग बर्थ, और एक बच्चे को जन्म देने की रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया थी, बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया थी वो भी काफी लंबी थी। एंड दे हैव मेमोरीज ग्लैंड्स अमंग फीमेल्स टू फीड देयर चिल्ड्रन, और जो फीमेल थी उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की थी ताकि वो बच्चों को बच्चों को जो फीड करवा सके, जैसे मिल्क फीड करवा सके। एंड दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इनके दांत भी अलग अलग थे। एंड दे हैव द एबिलिटी, इनकी अंदर विशेषता थी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, की अपने शरीर के टेम्परेचर को जो है मेंटेन कर सकते हैं। इट मींस कि जैसे ही आपको गर्मियों में प्यास क्यों लगती है, बार बार आप पानी क्यों पीते हो, क्योंकि आपको लगता है, क्योंकि बाहर की जो हॉटनेस होती है वो आपके शरीर को गर्म कर देती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको जो मेंटेन करने के लिए आप बार बार पानी पीते हो या आइसक्रीम खाते हो। इट मींस कि जो है ये जो प्राइमेट्स थे इनके अंदर एबिलिटी थी कि वो जो है अपने शरीर के टेम्परेचर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम whom the hominids जो है इन्वॉल्व, एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है। तो वो हम चर्चा पहले कर चुके हैं इसके बारे में कि होमोनिड्स और होमोन्यूर्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस थे। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो उनके जो ब्रेन साइज था उनके अंदर भी डिफरेंस था। इसके अलावा जो होमोनिड्स जो थे वो 4 जो लिम्स थे वो पैरों से और हाथों से चलते थे, जबकि होमोनिड्स जो थे वो अपने पैरों से ही चलते थे। ऐसे ही आपको आंसर के अंदर जो है डिफरेंस मिलेंगे। अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो व्हाई द नेम ऑफ एस्ट्रो, अभी हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एस्ट्रालोपथिस जो है उसके दौरान जो है वाज गिवन टू द अर्ली ह्यूमन, उसको जो है ये नाम क्यों मिला, अर्ली ह्यूमन को जो ये नाम क्यों मिला। द नेम जो है, जो हमारा जो नाम है ऑस्ट्रोलोपिथिस जो है इज मेड अप ऑफ द 2 वर्ड्स, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। एक तो होता है ऑस्ट्रल, क्या होता है इसका ऑस्ट्रल, और दूसरा है जो हमारा सेकंड है वो फिथिस से है। पिथिस जो है वो है, तो जो हमारा ऑस्ट्रल है उस मीनिंग इसका मतलब होता है साउथर्न, मतलब कि जो दक्षिणी हिस्सा। एंड ग्रीक वर्ड जो है जो हमारा पिथोक्स है, पिथोक्स जो है वो हुज मीनिंग जिसका मतलब होता है ऐप, मतलब कि जैसे मैंने अभी कहा कि ऐप जो है वो वार्नर थे, तो दिस नेम वाज गिवन बिकॉज, ये नाम दिया गया बिकॉज क्योंकि द अर्ली जो ह्यूमन जो था स्टिल हैड द फीचर ऑफ द एप्स, क्योंकि इसके अंदर वानरों जैसे गुण थे। फॉर एग्जांपल उदाहरण के रूप में उनका जो साइज ऑफ ब्रेन था, दिमाग का जो हिस्सा था, जो साइज उसका जो था वो स्मॉलर एज कंपेयर टू होमो, वो होमो की कंपैरिजन में, उसकी तुलना में जो है वो छोटा था। दे हैव लार्ज बैक टीथ, उनके जो है बड़े बड़े दांत थे। एंड दे हैव लिमिटेड डेक्स्ट्री ऑफ हैंड, एंड दे हैव रिस्ट्रिक्टेड अपराइट वॉकिंग बिकॉज, और वो भी सीधे होके चलते थे। तो अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमने रीड आउट किए हैं, उनके बारे में हमने जो है डिस्कशन की है। और अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ द, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है बायो, यहाँ पे दे रखा है बाइपेडिज्म जो है। बाइपेडिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि द्वीप है, मतलब जो 2 पैरों पे चलते हैं। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मानव जो था पहले दोनों पैरों से और दोनों हाथों से चलता था, लेकिन तभी जो है हमारे पास एक नया वर्ड आता है, वो है बाइपेडिज्म जो है, उसका विकास कैसे हुआ। तो व्हाट वर द एडवांटेजेस जो है बाइपेडिज्म टू अर्ली ह्यूमंस, तो वी डू indirect and direct evidence of the bipedalism come from, वो कहां से आया, शब्द जो है कहां से आया। बाइपेडिज्म जो है फ्रीड अर्ली ह्यूमंस हैंड, ये मानव के हाथों के बारे में जानकारी देता है। नाउ ही कुड यूज, अब वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उसने। नाउ ही कुड यूज, अब वो इस्तेमाल कर सकता था हिज हैंड, अपने हाथों का, फॉर कैरिंग इनफैंट शिशुओं को उठाने के लिए, एंड ऑब्जेक्ट और वस्तुओं को, शिशु बच्चों को उठाने के लिए अपने, और साथ में जो है ऑब्जेक्ट वस्तुओं को उठाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर उसने हाथों से कुछ उठा रखा होगा तो एब्सोल्युटली जो है वो अपने पैरों से चलेगा, हाथ उसके फ्री हो जाएंगे। तो एज हैंड वर यूज मोर एंड मोर, और जैसे जैसे वो इस तरह से हाथों का जैसे जैसे इस्तेमाल करता रहा, वैसे वैसे अपराइट वॉकिंग, वो सीधा होकर चलना उसने शुरू कर दिया। ग्रेजुअली धीरे धीरे बिकेम मोर एफिशिएंट, वो और जो है योग्य हो गया। एक्सेप्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ फ्रीली हैंड फॉर डिफरेंट यूजेस, और उसे जो है उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि उसके जो है हाथ, अगर पैरों से चलेगा तो उसके हाथ फ्री हो जाएंगे विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल करने के लिए। क्वाइट लेस एनर्जी वाज कंज्यूम्ड, और इससे उसकी एनर्जी भी, देखिए हम नीचे होकर चलते हैं तो हमारी एनर्जी जो है ज्यादा वेस्ट होती है, अगर हम ऊपर जिससे खड़े होकर प्राइट चलते हैं तो हमारी एनर्जी जो है कम वेस्ट होती है। तो उसकी जो एनर्जी का कंजप्शन जो है वो भी कम हो गया। व्हाइल वॉकिंग एज कंपेयर्ड टू द वॉकिंग एज स्क्वाट,
क्वाड्रिप्ट, मतलब कि 4 पैरों से चलने की तुलना में 2 पैरों से चलने से जो है एनर्जी की कम वेस्टेज होती है, बट लेकिन डिसएडवांटेज जो है ऑफ सेविंग एनर्जी वाज रिजर्व्ड एट द टाइम ऑफ रनिंग, और इसी एनर्जी का वो इस्तेमाल कर सकता था दौड़ने के लिए। एंड एविडेंसली अगर हम एविडेंसेस की बात करें, द पैटर्निज्म्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द हेडार एथियोपिया के अंदर जो है इसके एविडेंसेस मिले हैं। नाउ 6 क्वेश्चन आपका है, व्हेन द फेजेस ऑफ द ग्लेशियर्स और आइस एज केम इनटू बीइंग, तो आइस एज जो है या जो हिमयुग है उसका जो विस्तार कैसे हुआ, वो उसके आने से जो है क्या चेंजेस आए, तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय द, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द मीन बाय द होमो, होमो का क्या अर्थ है, और इनटू व्हिच क्लासेस हैव बीन डिवाइडेड, ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक कि आपको याद होगा होमो का मतलब था मैन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अस। 7th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन बाय द होमो, होमो का क्या अर्थ है, तो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इट मींस की मैन, एंड देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ द होमो, होमो हैबिलस जो कि टूल मेकर थे, एंड होमो इरेक्ट्स जो कि अपराइट मैन थे, जो सीधे होकर चलने वाले थे, एंड होमो स्पेंसियस द वाइस और थिंकिंग मैन जो थे, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, अर्ली जो मैन था डेलिबरेटली चूज सम साइट्स फॉर हंटिंग, तो जो आदि मानव था उसने क्या किया, उसने जो है अपनी थिंकिंग के द्वारा जो है कुछ साइट्स को जो है हंटिंग के लिए चूज कर रखा था। तो व्हाई, एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जांपल कि उसने कुछ साइट्स को ही क्यों जो है चूज किया था। देखिए, अर्ली जो मैन हैड डेलिबरेटली चूज सम साइट्स फॉर हंटिंग, उसने कुछ हिस्सों को जो है चूज किया था शिकार के लिए। वन सच साइट वाज डोलनी वेस्टनाइज इन द कैचेज रिपब्लिक, इट वाज नियर ए रिवर, क्योंकि ये नदी के पास था। एंड अर्ली मैन चूज द साइट्स सच एज न्यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि इसे एनिमल्स की मूवमेंट्स का पता था, इसे एनिमल्स की जो है क्रियाकलापों को पता था। ही आल्सो नो दैट, वो उसे ये भी पता था कि द वेज ऑफ किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स क्विकली, कि कैसे जो है बड़े जानवरों को जो कैसे मारना है। फॉर एग्जांपल के रूप में, एट द साइट चूजन बाय द अर्ली मैन नियर ए रिवर is the Kazakh Republic, herd of migratory animals like the reindeers and the horse might have crossed the river during their migrations in the autumn and spring season. It means कि उन्होंने बताया क्या था, उन्होंने इनका मीनिंग क्या था, उन्होंने रिवर्स के पास ही क्यों जो चूज किया, जैसे कि उनको पता चल गया था कि कुछ रिएंडर्स और कुछ जो हैं हॉर्सेस जो थे वो माइग्रेट करते हैं। हर्ड्स का मतलब क्या है कि उनके जो झुंड जो है वो माइग्रेशन करते हैं, जैसे कि मतलब पतझड़ का सीजन आता है या रेनी सीजन आता है, तो अपनी निवास स्थानों को छोड़कर अपनी जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए जो है, तो अगर वो माइग्रेट करेंगे तो उन्हें जो है रिवर्स को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ हर्ड ऑफ माइग्रेटरी एनिमल जो है लाइक रिएंडर्स और हॉर्स जो है माइट हैव क्रॉस द रिवर, उन्हें जो है माइग्रेशन करना पड़ता है एटम पतझड़ के अंदर और स्प्रिंग और जो बसंत ऋतु उसके अंदर, एंड माइट हैव बीन किल्ड ऑन द लार्ज स्केल, और इस तरह से जो है उन्हें लार्ज स्केल पर मारा जा सकता है। सेकेंडली, उन्हें पता था कि जो एनिमल्स होते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग की भी जो नीड है वो वाटर है, तो इट मीन्स कि एनिमल्स की भी नीड वाटर है, एंड एवरी एनिमल जो है हर जानवर जो है उसे कभी ना कभी तो रिवर पर आना ही पड़ेगा। तो इस तरह से उन्हें मौका मिल जाता था कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा शिकार करे, इसलिए उन्होंने ऐसी साइट्स को यूज कर रखा था। आपके यहाँ पर जो है पेज नंबर 14 पर कुछ जो है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल्स भी दे रखे हैं, जिसके अंदर यूरोप है, अफ्रीका और एशिया की कुछ साइट्स बता रखी हैं। आपका जो 9th क्वेश्चन है वो है, हाउ डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफस्टाइल एंड ओपन एयर रेजिडेंस ऑफ द अर्ली मैन, हमें जो है अर्ली मैन के लाइफस्टाइल के बारे में कैसे पता चलता है, क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन के जो है स्रोत हैं। तो देयर इज नो वन वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफस्टाइल एंड ओपन एयर रेजिडेंस ऑफ द अर्ली मैन, एंड दैट इज बाय प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर 8 फैक्ट्स। तो अगर हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो है एक ही जो है वन एंड ओनली जो है एविडेंस बनता है, 8 फैक्ट्स जो है। फॉर एग्जांपल इसके लिए जो है, जैसे 8 फैक्ट में क्या कुछ कह सकते हैं हम, इसके अंदर जो है हम टूल्स को ले सकते हैं, इसके अंदर हम पेंटिंग्स को ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो है एग्जांपल के तौर पे 1000 ऑफ हैंड्स एक्सेस, हमारे पास हजारों जो है ऐसी हैंड एक्सेस है, हाथों से बनी हुई जो कुल्हाड़ियां हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। एंड फ्लैक्स टूल हैव बीन फाउंड, जो कि हमें जो है अलोरा गैसली एंड किलोम्बे
जो केनिया के अंदर है वहां पे मिले हैं। दीज आर फैक्ट जो है आर 7 लाख से लेके 5 लाख ईयर ओल्ड तक हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज थिंग्स जो है एट वन प्लेस मीन्स, तो ये जहां पे एक स्थान पर अगर इनका भंडार पाया गया है तो इट मीन्स, इसका मतलब है दैट की सम प्लेसेस जो है वर विजिटेड रिपीटली बाय द अर्ली ह्यूमंस। इट मीन्स कि कुछ ऐसे स्थान भी है जहां पे रिपीट बार बार जो है ह्यूमन बींग्स आते थे या वहां पे झुंडों में रहते थे या झुंडों में शिकार करते थे। सेकेंडली वेयर फूड्स रिसोर्सेज जो है वर अबंडेंटली अवेलेबल, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे कुछ स्थान थे जहां पे ज्यादा मात्रा में जो है भोजन अवेलेबल होता था, इसलिए जो है ह्यूमन बीइंग बार बार वहां पे आते थे। पीपल जो है इन सच एरिया, ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो एरिया जो लोग थे वुड टेंड टू लीव बिहाइंड एविडेंस ऑफ देयर प्रेजेंस। ऐसे लोग आने के बाद वहां पे जो अपने कुछ एविडेंस छोड़ जाते थे एंड एक्टिविटीज विच इंक्लूड आर फैक्ट। तो इसी से हमें जो है उनके छोड़े हुए अवशेषों से हमें पता चलता है कि वो जो कुछ एरिया जो थे वो अर्ली मैन जो थे उनके स्टाइल के बारे में और उनकी ओपन एयर रेजिडेंसी के बारे में पता चलते हैं। वेरी फ्यूअर जो है आर्टिफैक्ट जो है बीन फाउंड एट द अदर प्लेसेस विच वर लेस फ्रीक्वेंट विजिटेड, जहां पे बहुत ही कम मात्रा में जो है ये आर्टिफैक्ट पाए गए हैं, वहां पे जो है इनकी जो रेजिडेंसी वो कम पाई गई है। अगर हम बात करें 10th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की, हमें जो है डिटेल में बताना है ऑफ द रिप्लेसमेंट मॉडल ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, की जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है, जो मानव की जो विकास की जो क्रांति हुई है, जो विकास हुआ है वो जो कैसे रिप्लेस होता गया। एंड अकॉर्डिंग टू द रिप्लेसमेंट मॉडल की अगर हम बात करें तो वेयर एवर ह्यूमन लिव्ड, जहां पे भी आदि मानव रहता था, ऑल ऑफ हिज ओल्डर फॉर्म जो थी वो रिप्लेस्ड, तो वहीं पर जो उसकी जो पुरानी जो फॉर्म थी, जो उसका पुराने रूप जो थे वो रिप्लेस होते गए विद द मॉडर्न ह्यूमन से। there is evidence of these genetic and anatomical hemogenetical of the modern ह्यूमन। इसको जो है हम इनके जेनेटिक रूप से भी दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। इट हैज बीन अर्गड in its favor that this similarity is so because their dependence originated in the single region। तो उनके जो है उनकी जो ओरिजिनलिटी है उनके उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जैसे जेनेटिक आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ वो उन्हीं के अंश थे, क्योंकि उनके जेनेटिक और उनके जो फिजिकल जो फोसिल्स मिले हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हाँ ये उन्हीं के वंशज थे, क्योंकि एक जैसे अगर जो फोसिल्स मिलेंगे तो हम कह सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे जो अफ्रीका है अगर हम बात करें तो they went over to other areas from there, they went over to other areas from here, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि अफ्रीका से ये दूसरे स्थानों पर पहुंचे थे। इट इज एविडेंट, ये भी सबूत मिलते हैं, बट अर्लीस्ट फॉसिल जो थे द मॉडर्न ह्यूमन जो है फाउंड एट ओमा इन द एथियोपिया, तो उसके अंदर भी हमें जो है फॉसिल्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि आदि मानव जो था शुरुआत में यहाँ से था। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करें तो वहां पे जो फिजिकल डिफरेंसेस जो है ऑब्जर्व्ड अमंग मॉडर्न ह्यूमन are because of living permanently at any species place to thousands of year। तो यहाँ पे परमानेंटली एक ही जैसे आदि मानव के जो है अवशेष मिले, इट मींस कि वो इस यहाँ पे इस एरिया के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं हुए थे। कंडीशनली जो है कंडीशंस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस हेल्पड इन द ओरिजिन ऑफ द डिफरेंसेस बिकॉज ह्यूमन जो है अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ एनी पार्टिकुलर एरिया या प्लेसेस। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्लेसेस जो है वो चेंज होते गए वैसे वैसे उसने अडेप्टेशन की भावना उसके अंदर आती गई, वैसे वैसे उनके अंदर जो है अपने आप को जो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अपने आप को ढालने की बात जो है आती रही। 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कि हमें डिस्क्राइब करना है ऑफ मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स बाय द अर्ली ह्यूमन। तो कैसे उसने जो है जो अर्ली ह्यूमन ने जो है टूल्स और अपने जो स्टोन है स्टोन को जो है टूल के रूप में कैसे परिवर्तित करना शुरू किया। द अर्लीस्ट जो एविडेंस जो है जो पुराने जो हमें जो सबूत है वो इस बात के बारे में बताते हैं फॉर द मेकिंग एंड यूज की बनाना और इस्तेमाल करना स्टोन टूल का आर फाउंड एट द सिटी साइट्स इन द केनिया के अंदर एंड इथियोपिया के अंदर हमें जो है मिलते हैं एविडेंसेस। तो प्रोबेबली जो है इन द एस्ट्रोलोपिथेस जो है वर द अर्लीस्ट स्टोन मेकर्स। तो यही लोग जो थे जिसके हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ था, यही लोग जो थे जो स्टोन्स टूल्स का इस्तेमाल करते थे सबसे पहले। एक्चुअली जो है टूल्स वर ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन लाइफ, मतलब कि ये काफी इंपॉर्टेंट थे। ह्यूमन जो है सम फिजिकल फीचर उनके अंदर विशेषताएं तो थी विच हेल्पर देम मेकिंग टूल्स, मानव के अंदर विशेषताएं थी कि वो जो है इन जो स्टोन्स को जो है वो टूल्स में परिवर्तित कर सकता है। एंड दीज जो है फीचर जो थी वर नॉट नोन अमंग एप्स, और ये जो विशेषताएं थी वो एप्स के अंदर वानरों के अंदर नहीं थी, ह्यूमन के अंदर ये विशेषता थी कि वो स्टोन्स को जो है टूल्स के रूप में परिवर्तित करके उनका इस्तेमाल कर सकता है। तो फर्स्ट फीचर जो थी वो द स्किल्ड ऑफ हैंड,
पहली जो विशेषता थी वो हाथों का इस्तेमाल करना, कि किस तरह से वो इन स्टोन्स टूल्स का हाथों से बढ़िया इस्तेमाल कर सकता है। एक्सेप्ट दिस दे हैड ग्रेटर मेमोरी, इसके अलावा उनके पास जो ग्रेटर मेमोरी भी थी, याददाश्त भी थी, एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल, और चीजों को इकट्ठा करके बांधने की, तोड़ने की, छीलने की, ये जो स्किल जो थी विच वर एब्सेंट फ्रॉम द अमंग द एप्स, जो बंदरों के अंदर नहीं थी वो ह्यूमन बीइंग के अंदर थी। दैट इज व्हाई कि वो जो है स्टोन्स टूल के इस्तेमाल करना उसने शुरू किया। अगर हम 12 क्वेश्चन की बात करें तो आई होप कि देयर आर 1 to 16 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो ब्रीफली डिस्क्राइब द चेंज व्हिच came in living a style of the human around 35,000 years ago। तो कैसे कैसे जो उनके चेंजेस आए लाइफस्टाइल के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर 35,000 सालों के दौरान और आफ्टर दैट। तो किस प्रकार के यहाँ पे जो है आपके एक डायग्राम बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मिट्टी के द्वारा बनाए गए, जैसे कि यहाँ पे ए है, जो आपके डायग्राम के अंदर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ए वाला, जिसमें आप देख सकते हो ए का से बनाते हैं, इसके साथ ही आप देख सकते हो बी है, यहाँ पे है 3 जब पंच एंड ब्लेड टेक्निक्स है, इसके साथ ही हमारे डी में है, एंड उसके बाद हमारा ई में है। तो ये जो है ये स्टाइल है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है द चेंजेस की विच केम इन लिविंग स्टाइल के अंदर ह्यूमन के अंदर जो 35,000 ईयर तक हुए। इसके अंदर जो है अगर हम बात करें फ्लोविंग चेंजेस केम इनटू द लाइफस्टाइल ऑफ द ह्यूमन अबाउट 35 ईयर एगो। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है new kind of tools were made like a spear, throwers and the bow and arrow। तो नए 35,000 तक किस तरह के बदलाव आए, तो नई तरह के जो है स्टोन जो है टूल्स बनने शुरू हो गए, जैसे स्पीयर्स कुल्हाड़ी बननी शुरू होगी, सॉरी थ्रोवर्स जो फेंकने वाले बनने शुरू हो गए। जैसे आप देखते हैं मोगली आपने देखा होगा जंगल बुक के अंदर भी, तो वो थ्रोवर्स होते हैं फेंक कर मारना, भाला मारना। बाउ एंड धनुष और तीर बनने शुरू हो गए। इट इम्प्रूव्ड द टेक्निक्स फॉर द स्किल्ड एनिमल, और इससे जो है जानवरों को मारने की जो तकनीक थी वो और स्किल हो गई और बढ़िया हो गई। द मीट जो है द मीट वाज प्रोबेबली प्रोसेस्ड बाय द रिमूविंग ऑफ द बोन्स। इसके साथ ही जो है जो इनका जो जानवरों का जो देन द मीट जो था वाज प्रोबेबली प्रोसेस्ड बाय द रिमूविंग ऑफ द बोन्स। इसके साथ ही वो जो है बोन्स को हटाकर जो है, जैसे मान लो जानवरों के मीट के इस्तेमाल करेंगे तो वो बोन्स को निकाल लेंगे, तो बोन से भी वो अच्छे टूल बनाने शुरू कर दिए। जैसे आप ई पे देख सकते हो, तो दी जो ई है वो एनिमल्स की बोन्स ही है जिनका हमने इस्तेमाल किया है टूल्स बनाने के लिए। सेकेंडली यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस वे फूड वाज स्टोर्ड फॉर द लेटर कंजप्शन। इस तरह से इन द मीट वाज देन ड्राइड, तब मीट को जो है ड्राई सुखाया गया एंड स्मोक एंड स्टोर भी किया जाने लगा। आपका थर्ड पॉइंट है दे कैचर द फर बीरिंग एनिमल। उन्होंने पकड़ना शुरू कर दी ऐसे जानवरों को जिनकी फर थे, जिनके जो खाल पे बाल थे, जैसे फर जो होती है आपने देखा भालू के भी फर होती है, तो उनको पकड़ना शुरू कर दिया। एंड देयर फर जो थे वो उनका जो इस्तेमाल वो क्लॉथ बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए किया जाने लगा। इसके अलावा स्विंग नीडल्स वाज इन्वेंटेड, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सुई का इन्वेंशन किया गया और उससे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बेनिफिट उठाए गए। हम अगर बात करें 13 क्वेश्चन की, तो वो हाउ वाज लैंग्वेज डेवलप्ड, तो लैंग्वेज का कैसे विकास हुआ। ऑल ह्यूमन जो है लैंग्वेज अमंग ऑल द लिविंग बीइंग्स, जितने भी जीवित जानवर हैं सभी के अंदर कुछ न किसी तरह की लैंग्वेज होती है जो कि कम्युनिकेशन के काम आती है। मैनी व्यूज जो है वर आर देयर रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। तो बहुत सारे जो है हमारे पास व्यूज आते हैं कि कैसे कैसे जो है लैंग्वेज का विकास हुआ। सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे गेस्चर और हैंड मूवमेंट, जो हाथों से इशारा करना वर इंक्लूड, जिसके अंदर ह्यूमनिड्स ने लैंग्वेज सीखी इशारे से समझाना, ये भी एक लैंग्वेज की जो है एक फॉर्म ही थी। उसके बाद सेकंड जो था वोकल, मतलब बोलकर किसी को बताना। नॉट वर्बल, ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं था, लाइक सिंगिंग गाकर या हमिंग करके, जैसे आपने देखा होगा कि पक्षी जो है जिस तरह से हमिंग करते हैं। वर यूज्ड बिफोर द स्पोकन लैंग्वेज, ये भी बोलने की भाषा से पहले लैंग्वेज का विकास हुआ। देखिए अगर हम दोबारा से बात करें, वंस अगेन अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हाथों से इशारों के द्वारा लैंग्वेज कम्युनिकेशन की बात हुई। उसके बाद वोकल, शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि इशारों के द्वारा। एंड थर्ड जो है हमारा ह्यूमन जो है स्पीच वाज प्रोबेबली स्टार्टेड विद द कॉल्स लाइक the ones which have been observed among the primates। सेकंड आपने प्राइमेट्स के अंदर, वानर्स के अंदर देखा होगा कू की आवाज देते हैं, कि आवाज बुलाने के लिए। आपने जैसे मान लो कि जैसे आपने कुछ जानवरों को देखा होगा, जैसे जंगल के अंदर आपको आवाजें आती हैं, फॉक्स की भी आती हैं, तो उस तरह से वो बुलाते हैं एक दूसरे को। इन एसेंशियल स्टेज के अंदर शुरुआती युग के दौरान ह्यूमन जो है may have possess few speeches, जैसे साउंड थी,
इस तरह की उन्होंने अपना विकास किया। ग्रेजुअली दीज साउंड जो थे उन्हीं साउंडों को जो है लैंग्वेज का रूप धारण किया। अगर हम बात करें व्हेन डिड द स्पोकन लैंग्वेज इमर्ज, तो कैसे इनका विकास हुआ। 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 14 क्वेश्चन है इसी के बारे में है, लैंग्वेज का कैसे विकास हुआ। 15 क्वेश्चन के Yes, if we will discuss about the 15 क्वेश्चन, तो इन विच जिसके इसमें लिखा हुआ है इन विच केव ऑफ फ्रांस, फ्रांस की कौन सी केव्स हैं, ऐसी कौन सी गुफाएं हैं। एंड स्पेन, इन विच केव्स ऑफ फ्रांस एंड स्पेन, फ्रांस और स्पेन की केव्स गुफाएं, पेंटिंग ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, कि जानवरों की जो है पेंटिंग्स डिस्कवर की गई हैं। व्हाई दिस पेंटिंग्स वर डन, और ये पेंटिंग्स क्यों डन की गई थी, किस लिए बनाई गई थी। A number of paintings ऑफ एनिमल हैव बीन फाउंड, वो पाई गई हैं, बहुत सारी मात्रा में जो है पेंटिंग्स पाई गई हैं इन द लॉस्कोस के अंदर एंड चोवेट के अंदर, फ्रांस एंड अल्टामीरा के अंदर, केव्स इन स्पेन के अंदर पाई गई हैं। These were made between, ये बनाई गई थी, पेंटिंग्स बनाई गई थी about 30,000 and 12,000 year ago. These painting जो थी includes the picture of the horses, इसके अंदर जो है घोड़ों की तस्वीरें हैं, बाइसन है, डियर है, इंडेक्स है, रिहोन्स है, मैमोथ्स है, बियर है, लॉइंस है, पैंथर्स हैं, हाइनास एंड ऑल्स। तो इस तरह की पिक्चर जो है वो बनी हुई है। इट हैज बीन बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था दैट की दिस पेंटिंग जो थी वर एसोसिएटेड विद रिचुअल एंड मैजिक, तो ये शायद जो है किसी प्रकार की कोई तंत्र वगैरह करने के लिए या फिर मैजिक वगैरह करने के लिए बनाई गई थी। द आर्ट ऑफ पेंटिंग जो है could have been a ritual to ensure a successful hunt, तो जो पेंटिंग की जो आर्ट थी वो इंश्योर करती है कि किस तरह से जो है वो अपनी जो हंटिंग जो स्किल थी उसके अंदर जो है किस प्रकार से वो जो है कुशल हो चुके थे, स्किल्ड हो चुके थे। इट आल्सो हैज बीन सेड, ये भी कहा गया है दैट की प्रोबेबली जो है दिस केव जो थी आमतौर पर जो ये गुफाएं हैं वर मेड द मीटिंग प्लेसेस, शायद ये मीटिंग प्लेसेस भी थी, या शायद यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती थी बच्चों को, या फिर यहाँ पे इकट्ठे होकर जो है मीटिंग्स वगैरह करते थे। तो जो प्लेसेस हैं, वो जो केव्स हैं वो मीटिंग प्लेसेस के रूप में भी शामिल हुए हैं। देयर यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के छोटे छोटे समूह जो थे यूज टू मीट ईच अदर, वो यहाँ एक दूसरे को मिलने आते थे। एंड दीज वर द लोकेशन, और यही वो स्थान थे, यही वो लोकेशंस थी फॉर ग्रुप्स एक्टिविटीज के लिए भी, जैसे समूह में एक एक्टिविटी की जाती थी। Probably these groups could share techniques of hunting and knowledge, शायद ये अपनी शेयर करते, जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों को सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए कि कैसे हंटिंग की जाती है। तो शायद जो थी probably these groups जो थे, ये जो समुदाय थे, ये ग्रुप थे, could share, ये एक दूसरे से शेयर करते थे टेक्निक्स, उन तकनीकों के बारे में, हंटिंग और नॉलेज की जो उनके पास ज्ञान था उसको शेयर करते थे दूसरों के साथ। दिस पेंटिंग जो थी एंड इनग्रेविंग, या पत्थर पे जो उकेरी गई जो थी, कुड हैव मेड टू सर्व, तो ये जो है ये सेवा देती थी, ये बताती थी एज अ मीडिया, मतलब कि कम्युनिकेशन के रूप में भी इस्तेमाल होती थी। जैसे हम टीवी पे देखते हैं, ये आजकल जो है टीवी पे हम देखते हैं कुछ सिखा रहे होते हैं, खाना बनाना सिखा रहे होते हैं, पेंटिंग करना सिखा रहे होते हैं, तो शायद ये जो गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स मिली हैं शायद दूसरों को सिखाने के लिए जो बनाई गई है। तो मीडिया के रूप में इंफॉर्मेशन पासिंग करने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज व्हाई कि फ्रांस और स्पेन के अंदर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरह की पेंटिंग्स मिली हैं। अगर हम 16 क्वेश्चन की बात करें, 16वें क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू नो, आपको क्या पता चलता है अबाउट हैजा ग्रुप ऑफ पीपल। हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में, हैजा ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो हैजा ग्रुप ऑफ पीपल जो है इज ए पब्लिक ग्रुप, ये लोगों का समूह था अफ्रीका के अंदर। फ्लोविंग आर द मेन फीचर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप की जो है विशेषताएं इस प्रकार थी। द मेन फूड ऑफ दिस ग्रुप जो है वेजिटेबल फूड, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मुख्य भोजन था इनका वेजिटेबल था, वनस्पति भोजन था, वनस्पति थी, वेजिटेशन भोजन था, रूट्स थी, कुछ जड़ें थी, बेरीज वगैरह, फ्रूट ऑफ बोल ऑफ द बेबाब ट्रीज। दे डिड नॉट ईट मीट ऑफ एलिफेंट, ये हाथी का मीट नहीं खाते थे। साइज एंड लोकेशन ऑफ कैंप जो थी ऑफ हैजार्ड पीपल जो है डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो इनको जो कैंप लगाते थे, झोपड़ी बनाते थे, जहां पे भी रहते थे, तो उसका जो साइज था अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था, कि पानी की उपलब्धता जहां पे जैसी होगी तो वहां पे वैसे ही ये कैंप लगाएंगे। देयर कैंप जो थे वर वाइडली डिस्पेस्ड इन द वेट सीजन, और इनके जो कैंप थे वो डिस्पेस्ड फैले होते थे, जिससे वेट सीजन तक भी, मतलब कि जहां पे
अपना जो गीला एरिया है या जहाँ पे नदी वगैरह है वहां पे पास उसके होते थे। बट लेकिन द ड्राई सीजन के अंदर देवर कंस्ट्रक्टेड नियर द फ्यू अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर। तो ड्राई सीजन के अंदर जो थे देवर कंस्ट्रक्टेड, ये हमेशा वहां पे रहना चाहते थे जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर हो, पानी का साधन हो, पानी का साधन हो। इन द ड्राई सीजन के अंदर, सूखे सीजन के अंदर जब बरसात वगैरह नहीं होती थी, और इन ईयर ऑफ ड्रॉट, या फिर साल के उस समय के दौरान जब ड्रॉट होता था, जब अकाल पड़ता था, जब बरसात नहीं होती थी, तो देयर वाज नेवर एनी शॉर्टेज ऑफ फूड, तो इनको भोजन की कमी नहीं थी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। टू हैजा पीपल को भोजन की कमी नहीं थी, बिकॉज क्योंकि फूड इज अबंडेंट अवेलेबल, क्योंकि वेजिटेशन तो अवेलेबल हो ही जाती है। हैजा पीपल नेवर असर्ट राइट अवर लैंड्स and its resources because they could live where they could live। तो इनको कोई राइट, असर्ट राइट नहीं था कि ये जमीन हमारी ही है, क्योंकि ये जहां जिनको अच्छा लगता था वो वहां पे चले जाते थे। could live where they like, जहां भी इन्हें पसंद था वहीं पे चले जाते थे। एंड they may hunt animals, और ये कई बार जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम जो अगर हम बात करें तो वी हैव रेड आउट, हमने पढ़ चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन थे 1 to 16 के बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की जो 1 to 3 हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, हाउ वुड अर्ली ह्यूमन हैव ऑब्टेन फूड। तो अर्ली जो ह्यूमन बीइंग था वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 3 पॉइंट्स और द वन क्वेश्चन की हाउ डिड ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे अपना भोजन प्राप्त करता था। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट आता है इसका गैदरिंग। तो सबसे पहले अपना भोजन ये गैदरिंग के द्वारा इकट्ठा करता था, जैसे हमने बात की है कि कुछ मरे हुए जानवरों को इकट्ठा करते थे, या फिर पेड़ पौधों के जो अंश थे, फल वगैरह थे, उनको इकट्ठा करते थे। सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है वो है हंटिंग, शिकार करना, कि कैसे जो है अपना भोजन जो है वो शिकार के द्वारा प्राप्त करते थे, एनिमल्स का स्टोन टूल्स के द्वारा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट हमारा जो है स्क्वेंजेस। स्क्वेंजेस का मतलब था सफाई, सफाई का मतलब जो है जो बचे कुछ जानवर थे या बचा कुछ पेड़ से गिरे हुए फल वगैरह उन्हें इकट्ठा करना। तो स्क्वेंजेस हमारा जो था वो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा। अगर हम बात करें स्क्वेंजिंग, ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट था इसका फिशिंग करना। इसके द्वारा भी जो है जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। अगर हम गैदरिंग की बात करें तो थोड़ा समरी आउट कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंक्लूड इसके अंदर कलेक्शन ऑफ प्लांट फूड लाइक बेरीज, सीड्स, नट्स, ट्यूबर्स एंड फ्रूट्स इकट्ठा करना। एंड वी कैन जनरली अस्यूम अबाउट द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग बिकॉज वेरी फ्यू एविडेंसेस जो है आर अवेलेबल अबाउट इट, बहुत ही कम इसके बारे में हमारे पास एविडेंस है। अगर हम हंटिंग की बात करें, सेकंड पॉइंट जो हमारा हंटिंग है, अगर हम उसकी बात करें तो प्रोबेबली जो है हंटिंग बिगिन लेटर अराउंड 5 लाख ईयर एगो तक जो है हंटिंग होती रही है फ्रॉम 2 साइड्स ऑफ द बॉक्स ग्रोव इन द साउथर्न इंग्लैंड के अंदर एंड स्कोचिन इन द जर्मनी के अंदर, जो कि 4 लाख ईयर एगो तक जो है हंटिंग के काफी एविडेंसेस मिले हैं हमें। उसके बाद स्क्वेजिंग की बात करें तो द अर्ली ह्यूमन जो होमोनिड्स जो थे स्केंस्ड फॉर मीट एंड नैरो फ्रॉम द केयर केसेस मैंने अभी कहा था कि मृत जानवरों के जो है अंशों को इकट्ठे करते थे, तो नेचुरली जो डेड हो जाते थे और बाय किल्ड अदर लार्ज एनिमल के द्वारा मारे जाते थे। अगर हम फिशिंग की बात करें तो फिशिंग वाज आल्सो इंपॉर्टेंट जो है वे था ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, भोजन प्राप्त करने का फॉर द अर्ली ह्यूमन के लिए। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे है डिस्कस अबाउट रेजिडेंस ऑफ द अर्ली ह्यूमन। तो अगर हम बात करें कि वो जो है उनके रेजिडेंस के बारे में बात करें इन द केव्स के अंदर और ओपन एयर साइट्स के अंदर, तो कैसे रहते थे। केव्स एंड ओपन एयर साइट्स जो है जो शुरू हुई गुफाओं के अंदर रहना, ओपन एयर साइट्स के अंदर रहना शुरू किया उन्होंने, तो टू बी यूज्ड बिटवीन 4 लाख से लेके 1,25,000 ईयर तक इन्होंने जो रहना शुरू किया। एविडेंस जो है ऑफ दीज हैव बीन फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ द यूरोप। तो यूरोप के अंदर विभिन्न ऐसी साइटें मिल जाएंगी जहां पे हमें अवशेष मिलते हैं कि इन्होंने किस तरह से रहना शुरू किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन इज कि कुड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट हंटर, जो प्रेजेंट हंटर थे, जो आज के जो हंटर हैं, एंड द गैदरिंग सोसाइटी जो है कुड बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड पास्ट सोसाइटीज। कुड द इंफॉर्मेशन, क्या जो सूचनाएं हैं
अबाउट द प्रेजेंट हंटर, आज हमारे पास जो हंटर है या गैदरिंग करने वाली जो सोसाइटीज हैं, तो क्या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए जो पास्ट सोसाइटी थी उनका अध्ययन करने के लिए क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ पे देयर आर टू अपोजिंग व्यू, यहाँ पे जो है दो तरह के अपोजिंग व्यू है ऑन द इश्यू वेदर द इंफॉर्मेशन, इस बात के बारे में कि क्या जो सूचनाएं हैं अबाउट द प्रेजेंट हंटर, जो आज के हंटर हैं और जो गैदरिंग करने वाले जो मानव है, इकट्ठा करने वाले जो समाज हैं, भोजन को इकट्ठा करने वाले समाज जो है, कुड बी यूज, क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है समझने के लिए जो पास्ट सोसाइटी थी, आज के हंटर्स की इंफॉर्मेशन से हम पास की सोसाइटीज की जो हंटर्स की जो प्रोसेसेस थी उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन के द्वारा हम हेल्प ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दिस व्यू जो है टू टाइप्स के व्यू है, टू अपोजिंग व्यू है जिनका हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट व्यू है एंड सेकंड व्यू है। अगर हम बात करें फर्स्ट व्यू की, तो फर्स्ट व्यू अगर हम फर्स्ट व्यू की बात करें तो वन ग्रुप ऑफ स्कॉलर, विद्वानों का एक जो समूह है, हैव डायरेक्टली यूज्ड, वो सीधे तौर पे इस्तेमाल करता है स्पेसिफिक डाटा की, एक विशेष जो हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन स्रोत है, उसकी बात करता है प्रेजेंट डे हंटर गैदरर की सोसाइटी की, टू इंटरप्रेट द आर्चेनोलॉजिकल रिमेन, जो आर्चेनोलॉजिकल हैं, जो पुरातत्व विज्ञान वाले हैं, जो वो देखते हैं जो रिमेन थे और द पास्ट सोसाइटी के, जो पास्ट सोसाइटी के जो भूतकाल के अंदर जो है जो समाज थे उनके द्वारा छोड़े गई जो अवशेष थे उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में जो फ्यू स्कॉलर हैं, कुछ जो विद्वान हैं, आर ऑफ व्यू, उनका ये विचार है दैट की जो ह्यूमन साइड जो थी विच आर 2 मिलियन ईयर एगो, जो लगभग 2 मिलियन ईयर एगो तक जो थी ओल्ड जो थी, अलोंग द marginal of lake Turkana probably were the dry season camp or the human earlier। तो वो क्या करते हैं, वो about जो है वो जो है have along the yes the first view, the one group of the scholar जो have directly use specific data for the present day hunter gatherer जो है इस सोसाइटी जो इंटरप्रेट करते हैं आर्चेनोलॉजिकल रिमेन्स, जो उनके छोड़े हुए अंश, उनके बारे में बात करते हैं, पास्ट सोसाइटीज के बारे में। एग्जांपल के तौर पर वो कहते हैं द फ्यू स्कॉलर जो हैं आर ऑफ द व्यू, कुछ विद्वानों का यह व्यू है दैट की द ह्यूमनिड्स जो साइट थी जहां पे ह्यूमनिड्स रहते थे, ऐसे स्थान जो चिन्हित किए गए हैं, विच वर जो थे 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जो लगभग 2 मिलियन साल तक जो है ओल्ड थे, अबाउट 20 लाख साल कह सकते हैं जिन्हें, अलोंग द मार्जिनल ऑफ लेक तुर्काना के अंदर पाए गए हैं, प्रोबेबली जो मुख्य तौर पर जो है वर जो ड्राई सीजन के अंदर थे, कैंप जो थे जो मिले हैं हमें। इट इज आल्सो सो बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस हैव बीन ऑब्जर्व्ड अमंग टू कुंसान एंड द हिजड़ा पीपल, जो हमें बताते हैं कि ये ड्राई सीजन के अंदर अगर कैंप मिले, इट मींस कि जो है उस दौरान जो है ये हंटिंग करना जो है काफी लाभदायक था, काफी फायदेमंद था, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। सेकंड अगर व्यू की बात करें तो ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो है सम स्कॉलर जो है, कुछ विद्वान जो हैं आर ऑफ द व्यू, उनका ये विचार है दैट की एंथ्रोग्राफिक डाटा जो है जो हमें मिलता है यहाँ से ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कैन नॉट बी यूज, वो कहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को कोई फायदा नहीं है क्योंकि इन्हें जो है कैन नॉट बी यूज टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझना मुश्किल है द पास्ट सोसाइटी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार दे बोथ आर वेरी मच डिफरेंट, क्योंकि उस टाइम की जो सिचुएशन थी और उस टाइम के जो कंडीशन थी वो अलग थी। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में प्रेजेंट डे हंटर जो है गैदरर जो सोसाइटीज हैं आर एंगेज इन मैनी अदर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, क्योंकि आज की जो हंटिंग जो सोसाइटीज हैं वो काफी जो है व्यवस्थित हैं, व्यस्त हुई पड़ी हैं कुछ और एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के अंदर, जैसे मान लो कि व्यापारिक गतिविधियों में भी शामिल है, इंक्लूड जैसे एक्सचेंज एंड ट्रेड के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि ये जो है ज्यादातर जो एक्सचेंज करते हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वनों के जो उत्पाद होते हैं उनको एक्सचेंज वगैरह करते हैं, व्यापार वगैरह करते हैं। तो हंटिंग के अलावा ये और एक्टिविटी भी करते हैं। तो फ्यू सोसाइटी जो है आर वर्किंग एज अ पेड लेबरर्स इन द फील्ड ऑफ द नेबरिंग फार्मर, और ऐसी कुछ और सोसाइटीज भी हैं, हंटिंग सोसाइटीज भी हैं जो कि जो फार्मर्स के पास जो है नेबरिंग
अपने पड़ोसी फार्मरों के पास जो लेबर मतलब कि मजदूर के रूप में काम करती हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है उस तरह की हंटिंग का। तो एक्सेप्ट दिस, इसी के कारण जो है द कंडीशन इन विच दे लिव अ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द अर्ली ह्यूमन। दैट इज व्हाई कि अब के जो हंटर हैं उनकी जो सिचुएशन अलग है, क्योंकि उन्हें अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, उन्हें ट्रेड्स करनी पड़ती है, उन्हें जो लेबर के रूप में काम करना पड़ता है। तो देयर इज ए मच डिफरेंस। अर्ली ह्यूमन जो सिर्फ और सिर्फ हंटर था, गैदरर था, लेकिन आज का हंटर और गैदरर जो है वो इंक्लूड इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। सो लिविंग स्टाइल ऑफ मॉडर्न हंटर गैदर सोसाइटी वो भी अलग है। इनका जो लिविंग स्टाइल है, आज के जो हंटर गैदरर हैं उनका लिविंग स्टाइल अलग है दूसरों से। देयर आर कंफ्लिक्ट डाटा, इस तरह से कंफ्लिक्टिंग डाटा मिलता है हमें, कुछ जो है आपस में जो है अपोजिंग डाटा मिलता है ऑफ मैनी इश्यूज पर बहुत सारा जो है कंफ्लिक्ट हो जाता है, थोड़ा विवाद हो जाता है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के रूप में प्रेजेंट डे हंटर जो सोसाइटी है गिव वो देती है डिफरेंट इंपॉर्टेंस टू हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये अलग अलग विशेषता देती है, मतलब कि उनको जो महत्व देती है। देयर साइज आर ऑफ डिफरेंट, लार्ज स्मॉलर, उनके जो है ग्रुपों के साइज है वो छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। देयर एक्टिविटीज हैं और आल्सो डिफरेंट, उनकी एक्टिविटी भी अलग अलग हो सकती है। देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस अबाउट अ विजन ऑफ द लेबर इन अ प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फूड। इनके पास जो है भोजन को प्राप्त करने के लिए उनके पास लेबर भी है और एक्टिविटीज भी हैं, लेकिन आदि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था उसके पास कोई और सोर्स नहीं था। इट इज आल्सो ट्रू, ये भी सच बात है दैट कि मोस्टली वुमेन जो है गैदर एंड मैन हंट। तो ये भी एक अलग तरह की बात है कि मोस्टली वुमेन जो है वो गैदर, बहुत सारी स्त्रियां जो है वो सामान को इकट्ठा करती, भोजन इकट्ठा करती, कंदमूल इकट्ठा करती है, लेकिन जो मैन थे वो हंट करते थे, क्योंकि माना जाता था कि वुमेन जो थी वो थोड़ी वीक थी और जो मानव था वो जो मैन था वो मजबूत होने की वजह से वो हंट करता था। बट फ्यू एग्जांपल जो है ऑफ दोज सोसाइटी आर आल्सो देयर वर बोथ वुमेन एंड मैन हंट। लेकिन कुछ एग्जांपल हमें ऐसे भी मिलती है जिसके दौरान दोनों ही मैन और वुमेन दोनों ही हंट करती थी, दोनों ही गैदर करती थी, भोजन इकट्ठा करती थी एंड मेक टूल, दोनों ही टूल्स बनाती थी। तो मे बी दिस इंश्योर रिलेटिवली इक्वल रोल फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो इस तरह से कुछ डाटा हमारे पास ये भी हमें कहता है कि नहीं, दोनों का एक जैसा रोल था प्रेजेंट डे हंटर्स का। तो so it is quite difficult to draw calculations about the past and present condition। इसलिए जो है दोनों के बीच में पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बीच में हंटर और गैदरर जो है दोनों के बीच में रिलेशनशिप डालना, रिलेशनशिप देखने की कोशिश करना, सिमिलरिटी देखने की कोशिश करना, ये काफी मुश्किल हो जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं अपने हॉट क्वेश्चन की तरफ से। हॉट क्वेश्चन के अंदर आपको जो है अप्रोक्सीमेटली आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे 1 to 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इट इज व्हाट इज स्पीसीज, स्पीसीज क्या है, प्रजाति क्या है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपको पता है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक अगर इसको एक्सप्लेन करें हम व्हाट इज स्पीसीज को एक्सप्लेन करें तो ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का ऐसा समूह व्हिच कैन ब्रीड, जो अपनी ब्रीडिंग करता था, जो नवजातों को जन्म देता था, टू प्रोड्यूस फर्टिलिटी ऑफरिंग इज नोन एज स्पीसीज, जो अपने जैसे और तैयार करने के लिए जो है जन्म देता था वो स्पीसीज था। बट लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है ऑफ वन स्पीसीज कैन नॉट मैट विद ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर स्पीसीज। लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये था कि एक प्रजाति का जीव जो था वो दूसरे के साथ मैटिंग नहीं होता था, वो अपनी ही प्रजाति के अंदर ब्रीडिंग करता था, दैट इज स्पीसीज। आपका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे नेम द बुक, ऐसी बुक का नाम बताइए रिटन बाय चार्ल्स ड्राइंग, सॉरी नेम द बुक रिटन बाय चार्ल्स जो डार्विन ने लिखी अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, एंड व्हाट वाज द आर्गुमेंट ऑफ द ड्राइंग अबाउट एवोल्यूशन, और उन्होंने इस मानव विकास के बारे में क्या बताया है। आपका थर्ड क्वेश्चन है गिव टू आर्गुमेंट, ऐसे दो आर्गुमेंट बताने हैं आपको टू शो, ये शो करने के लिए द ह्यूमनिड्स जो है ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, की जो होमिनिड्स जो थे वो अफ्रीका के अंदर ही उनका जो है उनका उत्थान हुआ था, उनका जो है उनका जो विकास हुआ था। तो आपको आर्गुमेंट्स बताने हैं ऐसे। आपका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्ट्रालोपिथेकस एंड होमो, के बीच में आपने डिफरेंस बताने हैं। I think we have discussed very much about this topic. And now fifth question अगर हम बात करें तो what was the difference between the leaves of the hominids living in the hunt caves and the hominids living on the trees? तो क्या क्या डिफरेंस है तीनों के बीच में, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। what was the difference between the lives of the hominids living in the hunt? उन hominids की जिंदगी में क्या अंतर है जो हंट करते थे, गुफाओं में रहते थे, और उनके बीच में जो होमोनिड्स जो थे जो पेड़ों पर रहते थे,
राइट एनी 2 पॉइंट, आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमनोइड जो थे लिविंग ऑन द ट्री, जो पेड़ों पर रहते थे, वर नॉट सिक्योर फॉर रेन। वो जो पेड़ों पर रहते थे वो बच्चे नहीं थे, वो नॉट सिक्योर, उन्हें पता नहीं था, रेन से बचे नहीं थे, साइक्लोन जो है भूकंप आते हैं, चक्रवात आते हैं, विंड से बचे नहीं थे। बट लेकिन द ह्यूमनोइड जो थे लिविंग इन द हट, लेकिन जो हट में रहते थे, ऐसे आदि मानव जो गुफाओं में गुफाओं में रहते थे, जो अपनी झोपड़ियों में रहते थे, वर सिक्योर फॉर दीस थिंग्स, वो इन चीजों से बच सकते थे। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, द ह्यूमनोइड जो थे लिविंग ऑन द ट्री, जो पेड़ों पे रहते थे, हैड नो नॉलेज, उन्हें पता नहीं था ऑफ कंट्रोल यूज ऑफ फायर, उन्हें जो है आग को कंट्रोल करके उसका इस्तेमाल करने की जो जानकारी वो नहीं थी। बट लेकिन द ह्यूमनोइड जो थे, जो लिविंग इन द केव्स, जो गुफाओं में रहते थे, वर फैमिलियर, वो इस कला से जो है, इस आर्ट से जो वो फैमिलियर हो चुके थे। आपका जो 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सॉरी, डिसिप्लिन ऑफ विच स्टडी ऑफ द ह्यूमन कल्चर। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो ह्यूमन कल्चर के बारे में, मानवीय संस्कृति के बारे में, उनकी प्रोसेस के बारे में और उनकी इवोल्यूशनरी जो है स्टेप के बारे में बताती है, वो बायोलॉजी के अंदर, वही जो है एंथ्रोपोलॉजी है। आपका 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट 3 डिफरेंसेस विच एक्सिस्ट इन द प्रेजेंट हंटर्स सोसाइटीज। तो ऐसी हमें जो है बतानी है जो एक्सिस्ट हो चुकी है, ऐसे डिफरेंस विच एक्सिस्ट जो पाए जाते थे इन द प्रेजेंट हंटर सोसाइटीज के अंदर, जो हमने अभी पढ़ा है। एंड 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमनिड्स और मंकीज, ये भी हम पढ़ चुके हैं, शुरुआत में हमने पढ़ा था ये। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोग्राफी, जो हमने मेन पॉइंट्स के अंदर पढ़ा था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे।